शैलेश लोढ़ा जी का आवाज कम है, अभी थोड़ा और दम लगाकर। तो भाई हमारे शैलेश लोढ़ा जी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई हमारे प्यारे तारक मेहता शैलेश लोढ़ा जी फाइनली आ बहुत चुके हैं यहाँ धन्यवाद इस पर। मंच पर आने के लिए, बहुत इस धन्यवाद। मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। और राजस्थान से सीधे आप चले आ रहे हैं, वहां पर आपका जन्म हुआ, आपने कलम का कहरा वहीं पर पहले सीखा और उसके बाद आज साहित्य आज तक के मंच पर एक बार फिर से आ गए हैं। शुक्रिया। ये में जब दूर दूर तक इतनी बड़ी तादाद में फैंस आपको सुनने के लिए आते हैं, मुफ्त में आके कैसा लग सकता है? वैसा ही लग रहा है, बस आप ये समझ लीजिए। माले मुफ्त दिले बेरहम। नहीं, निश्चित तौर पे ये तो लाइटर नोट की बात है। दिल्ली वालों से मिलना हमेशा बहुत अच्छा लगता है, ये दिल वालों की दिल्ली है। और साहित्य आज तक ने जिस तरह से इस इवेंट को, इस कार्यक्रम को बनाया है, वो अद्भुत है। मैं पहले भी यहाँ आया हूँ, लखनऊ भी आया हूँ और आज यहाँ फिर हूँ। और यकीन मानिए, अगर आने में खुशी नहीं मिलती तो नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। यकीनन लखनऊ में इसके पहले आपसे मुलाकात हुई थी। पीछे वाले बीच में ही लोग जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, वरना पीछे वालों को नजर नहीं आएगा मंच। प्लीज आप लोग बैठ जाएं। ऐसा लग रहा है कि अब बाकी मंच से भी लोग यहीं पर खिंचे हुए चले आ रहे हैं। जैसे ही आपकी नाम की गूंज वहां पर सुनाई दी, तो सबसे पहले आगाज आप किससे करना चाहेंगे? अलग अलग मंचों की शोभा बढ़ाते हैं। माँ पर आपकी कविता है, वो देश और दुनिया में अपनी धमक जमा चुकी है जी। बच्चों को लेकर छुटकपन पे भी आपने कविता लिखी है। देखिए, विषय तो आसपास ही मिलते हैं। हाँ। अब मैं तो जब भी यहाँ आता हूँ, सबसे पहला तो मुझे आपके प्रायोजक ही नजर आते हैं। इस देश का आदमी बड़ा इंटेलिजेंट है। चित्रा जी, आप देखिए, थोड़ा सा मुस्कुरा रही है या नहीं मुस्कुरा रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, अब लेकिन मैं बातचीत यहीं से शुरू करता हूं। मेरे को देखा तो मुझे याद आ गया कि इस देश का आदमी कितना इंटेलिजेंट है। अभी सरकार ने इस पे थोड़ा टैक्स बढ़ा दिया और लोगों की आदतें खाते, तो हमारे यहाँ के बुजुर्ग हैं तो बड़ा खाते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ मसाला खाते रहते। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इसके भाव बढ़ गए, अब क्या करोगे? तो उन्होंने 20 सेकंड का पॉज लिया। मैंने कहा, कीमतें बढ़ गई है तो अब करोगे क्या? आधा घंटा देर से थूकेंगे। तो आगाज आप समझिए इसी बुद्धिमत्ता से है जो हमारे देश में आसपास है, चारों तरफ है, हर और है। आगाज तो आपकी और हमारी बातचीत का हो गया। अब आप जहां से शुरू करें वहां से शुरू हो जाएंगे। हमारे भी मंच पर जो लोग आते हैं उसका जिक्र वो जरूर करते हैं। जी, वाह भाई वाह। वाह भाई वाह जी। तो वाह भाई वाह के अंदाज में सबसे पहले क्या, और युवा बहुत बड़ी तादाद में है, तो मुझे लगता है कि किससे शुरुआत करेंगे? इनके जोश, जुनून, जज्बे को जगाते हुए मोहब्बत के साथ, इन्हें जब या भी फिर इनके लिए कुछ और भी अलग अलग मैं जब भी देखता हूँ चित्रा, मुझे लगता है कि ये पीढ़ी जो है बड़ी मिसअंडरस्टूड है, इन्हें समझा नहीं गया। और ये पीढ़ी वो है जो बहुत कुछ कर सकती है। तो बाल कवि बैरागी जी कहीं कहते हैं, मुझे याद आता है, वो कहते हैं कि नागफनी को कहाँ हक है नोचे नंदन को, और नागराज को कहाँ हक है बेचे चंदन को, और किसने हक दिया पूनम को मावस की उज्वाली का, किसने हक दिया कोपल को पतझड़ की नीलामी का। कोई तो समझे, कोई तो जाने, क्यों कर खुले हैं ये जलते दहाने। कोई तो समझे कि नागफनी को कहां हक है नोचे नंदन को, नागराज को कहां हक है बेचे चंदन को, किसने हक दिया मावस को पूनम की उजियाली का, किसने हक दिया कोपल को पतझड़ की नीलामी का। कोई तो समझे, कोई तो जाने, क्यों कर खुले हैं ये जलते दहाने। कोई ज्वाला का श्रृंगार तो करे और कोई अंगारों से प्यार तो करे। क्या बात है। ये पीढ़ी वो पीढ़ी है जो बहुत कुछ कर सकती है। और मुझे लगता है भारत सबसे युवा देश है, हमें गर्व होना चाहिए, हमें अभिमान होना चाहिए। और इस बात पे मुझे लगता है कि मैं बड़ा गौरवशाली महसूस करता हूं कि सबसे युवा देश में मैं रहता हूं, और खुद को भी युवा महसूस करता हूं, हालांकि मैं हूं भी। चलिए, आपने कहा खुद को युवा महसूस करता हूं और हूं भी, तो युवाओं के लिए कुछ और जो आपके पिटारे में नया हो, क्योंकि लगातार साहित्य आज तक के मंच पर आप आते रहे और बहुत सारी कविताएं आपने कहा है कि कई बार इस मंच पर मैं पढ़ चुका हूं, तो उसको रिपीट नहीं करना है। अब आप और युवा बनने के लिए आप इंस्टाग्राम रील भी बड़े बनाते हैं, गानों के साथ बनाते हैं, तो युवाओं के लिए कुछ गाना हो जाए। किशोर दा के गाने आप बहुत गाते हैं। देखिए, ये काम मैं मुफ्त में बहुत अच्छे से कर सकता हूं, क्योंकि इसके मुझे पैसे मिलते नहीं है। तो मैं वैसे ही, अगर आप चाहते हैं तो 2 पंक्तियां सुना देता हूं। बिल्कुल। हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए,
हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। शानदार, बहुत खूब। अब ये बताइए, एक हाथ से क्या बात है भाई, इतना बढ़िया इन्होंने गाना गाया, अभी मज़ा ही आ गया सुन के। किस तरह का फर्क खुद में पाते हैं और इसमें सबसे ज्यादा पसंद क्या है? कवि के लिए, कलमकार के लिए और क्या हो सकता है कि कविताएं आपकी हो गई। मैंने सिर्फ एक जगह 2 पंक्तियां मां पे यूं लिखी थी कि एक लड़का था, ईश्वर से बहुत कुछ मांगता था और उसे नहीं मिलता था, तो एक दिन भगवान के मंदिर में गया और मूर्ति के आगे चिल्लाने लगा, रोने लगा और कहने लगा कि तू क्यों नहीं सुनता मेरी, क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या? भगवान प्रकट हुए और कहने लगे, तू मांगने यहां क्यों चला आया, तेरे घर में मां नहीं है क्या? बहुत बस, और वो कविता तो सबको याद है। तो फिर माँ से आपने जो कुछ मांगा आपको मिल गया, जी। पिता ने ना रोका ना टोका, जी। लेकिन पिता कई से बार आप मांगा। बता चुके हैं कि पिता वो वाले पिता हैं, नहीं वो बड़े सख्त कड़े। नहीं, वो मेरे पिताजी बहुत सख्त किस्म के, मतलब पिताजी किस्म के पिताजी हैं। पिताजी किस्म के। हाँ, उनसे आप मांगो तो मिलेगा नहीं। हाँ। आप मांग के देखो। तो कभी मांगा नहीं, मांगा छोड़ अभी दिया। ईश्वर उन्हें शतायु करे। ये मेरे पिताजी हैं। हॉस्पिटल में भर्ती थे तो मैंने कहा कि चलें घर चलें, बहुत दिन हो गए। हाँ यार घर चलो यार, बहुत दिन हो गए। मैंने कहा मम्मी है, बोले फिर रहने दे। वो बड़े पिताजी किस्म के पिताजी, आप उनसे मांग के नहीं ले सकते। उन्होंने जो मुझे दिया है, उन्होंने मुझ पे कूट कूट के संस्कार भरे। जी, कूट कूट कर। जी हाँ। आप इसमें इसका अलंकार समझे, जो कूट कूट के उन्होंने संस्कार भरे। क्योंकि हमारे देश में हिंदुस्तानी पिताओं का मूलभूत एक अधिकार होता था, बच्चों को कूटो, सवाल पूछे तो और कूटो। 5वीं क्लास में मुझसे पूछा गया कि मारपीट का पर्यायवाची बताओ। मैंने कहा श्री श्याम सिंह लोढ़ा। तो बहुत अलग किस्म के पिताजी हैं मेरे, वो कमाल के, उनसे मांग के कुछ नहीं लिया जा सकता। हमारा एक कवि मित्र है, वो घर पे आया मिलने के लिए। अब देखिए ना, मिलने के लिए आया तो उसका, अब उन्होंने कहा साहब मैं ये हूँ, बहुत बड़ा कवि हूँ, मुझसे मिलने के लिए। उन्होंने बोले एक कुर्सी ले और बैठ जा। तो उसे लगा कि उसे पूरा सम्मान नहीं मिला है, तो उसे लगा परिचय पूरा दे दो। सर मैं बहुत बड़ा कवि हूँ। बोले 2 कुर्सी लेके बैठ जा। तो बहुत अलग किस्म के हमारे पिताजी, उनका हिसाब किताब है वो बड़ा अलग है। लेकिन निश्चित तौर पे मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं उनकी संतान हूँ, और बड़ा भाग्यशाली हूँ कि हिंदुस्तानी पिता की संतान हूँ। इस पूरी दुनिया के ग्लोब पे 203 देश हैं, लेकिन सिर्फ एक देश ऐसा है जहाँ बच्चे माँ बाप के पांव छूते हैं, वो देश हिंदुस्तान है। दूसरा कोई देश नहीं है इस दुनिया में। एक सैनिक, और वो जो सैनिक शहीद हो गए वहां पे, शिवराम उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम सुनीता। और आप इस पीड़ा को समझिए, जो पीड़ा मैं व्यक्त करना चाहता हूं, जो मैंने यहां लिखी। मुझे लगा इस पे मैं क्या लिखूंगा और कैसे लिखूंगा, लेकिन ये लिखी। सुनीता उस वक्त 9 माह की गर्भवती होती है जब शिवराम शहीद हो जाते हैं। मित्रों, ये जो मुस्कुराहट हमारी है, ये इसीलिए है कि कहीं कोई जैसलमेर में 52 डिग्री पे खड़ा रहता है और उफ नहीं करता, और कहीं सियाचिन में -40 पे खड़ा रहता है और उफ नहीं करता। ये हमारी मुस्कुराहट है जो जिंदा है, उन्हीं लोगों की वजह से जिंदा है। तब मैंने एक पंक्ति कहीं लिखी थी, मैंने ये कहा था कि जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानू, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। तो सुनीता 9 माह की गर्भवती होती है, और शिवराम का जब अस्थि कलश आता है, वो 9 माह की गर्भवती बाहर निकल के अस्थि कलश को कांधा देने के लिए बाहर आ जाती है, जिसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है। तब देश के प्रमुख अखबार के संपादक का मुझे फोन आया कि आज ऐसी हृदय विदारक घटना हुई है, और हम चाहते हैं शैलेश जी आप लिखें इस पे, जिससे हम आज पाठकों को पढ़वाना चाहते हैं। तब मैंने लिखा कि मैं क्या लिखूं इस विषय पे। तब मैंने कहां से शुरू किया कि एक किलकारी बोली नियति से, एक किलकारी, वो जो भीतर पल रहा है वो आवाज दे रहा है। एक किलकारी बोली नियति से कि न भीगने दो नयन को। एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को। वेदना और करुणा का भाव मत लाओ,
कहना चाहता हूं वतन को, मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है, मां और पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है। मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है, मां और पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है। लहू का रंग क्या होता है ये मैंने जाना नहीं है, लेकिन व्यथित हूं मैं, ये मैंने माना नहीं है। अरे मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो। मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है। मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो। मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जिसने शत्रु पर गोलियां बरसाई है। वो सीना तान कर राष्ट्र के लिए खड़ा रहा, वो जो तिरंगे के आन हेतु अड़ा रहा, जिसके नेत्र ज्वाला से धधकते रहे, मन में शत्रु के संहार के अंगारे दहकते रहे, जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की और जान न बख्शी आतंकी कामरान की। वो अमृत की वेदी है न कि उनकी चिता है, वो अमृत की वेदी है न कि उनकी चिता है। गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता है, गर्व है मुझे क्या बात है कि शहीद मेरे पिता है। और मां तुम तो सीमा पर न गई, मां तुम तो सीमा पर न गई, पर तुम कितनी महान हो गई। आज तुम पूरा हिंदुस्तान हो गई। अरे भीग गई जब वतन की करोड़ों पलकें, ए वीरता की प्रतिमूर्ति तुम्हारी आंसू न छलके। वीरता विश्वास की गाथा आज चेतना में समाई, जब पिता का अस्थि कलश उठाने तुम स्वयं चली आई। अरे जिस देश पर मिटने को मेरे पिता की जवानी खड़ी हो, जहां मेरी मां की तरह शक्ति की कहानी बड़ी हो, तब ये न समझना कि मैं किसी शोक में हूं। गर्व है मां कि मैं तुम्हारी कोख में हूं, तब ये न समझना कि मैं किसी शोक में हूं। गर्व है मां कि मैं तुम्हारी कोख में हूं। गर्व है कि तुम्हारी हिम्मतों का खून मुझ में है। गर्व है कि राष्ट्रभक्ति का पिता का जुनून मुझ में है, मां का साहस पिता का बलिदान मुझ में है। हाँ हिंदुस्तान मुझ में है। गर्व है कि सुनीता और शिवराम मुझ में है। गर्व है कि सुनीता और शिवराम मुझ में है। अभी 2 दिन पहले ही हमारे, एक बार मिलकर लगाइए, भारत माता की। सच है कि इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। मैंने लिखा था एक जगह कि इस देश को अपनी भाषा बदल देनी चाहिए। 140 करोड़ लोगों का देश पूरे विश्व में खड़ा होकर कह दे कि ये वो देश नहीं है जो आप सोच रहे थे। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। बहुत खूब। तब मैं कहता हूं हाँ हम थोड़े पुराने हैं, हाँ हम थोड़े पुराने हैं। आज भी हम इंसान को इंसान मानते हैं। हम स्वार्थ वाले रिश्ते कहां जानते हैं, दुनिया की इस दौड़ में नहीं है। हम जैसे लोग किसी होड़ में नहीं है, इसीलिए रुकने के कई बहाने हैं। हाँ हम थोड़े पुराने हैं। हम कहां अपने दिल की कहते हैं, इसलिए हर सितम सहते हैं। सब जानकर भी लब चुप रहते हैं। टूटे हैं इसलिए चुपचाप बहते हैं, पता है एक दिन सब डूब जाने हैं। हाँ हम थोड़े पुराने हैं। हाँ हम लता जी को सुनकर रोते हैं। सच्चे लोग ऐसे ही होते हैं, जो गम समेटकर जग को हंसाते हैं, जो ख्वाब में भी किसी को नहीं रुलाते हैं। चालाक नहीं है पर सयाने हैं। हाँ हम थोड़े पुराने हैं। फाइनली भाई शैलेश लोधा जी आ गए हैं यहाँ पे। सर यार ऑटोग्राफ अब भी रह गए इनका। शैलेश सर जल्दी बाहर आ जाओ, इतनी देर से वेट कर रहे हैं हम। मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, जल्दी आ जाओ अब तो। जल्दी से बाहर आ जाओ सर, वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से सारी पब्लिक आपके लिए। शैलेश सर, सर प्लीज, सर एक ऑटोग्राफ, सर प्लीज, सर प्लीज सर। थैंक यू सर। फाइनली भाई ऑटोग्राफ मिल गया सर से। देखो भाई, तो फाइनली मिल गया। तो भाई अभी मैं बाहर आया था शैलेश सर का ऑटोग्राफ लेने। भाई फाइनली भाई शैलेश सर का ऑटोग्राफ मिल गया। मुझे लग नहीं रहा था कि भाई मिल जाएगा ऑटोग्राफ, और भाई काफ़ी तगड़ा सीन रहा
कि सारे देखते रह गए कि भाई इसको ऑटोग्राफ मिल गया। और कल मैं कोशिश कर रहा था कि मतलब मैं अपने लैब कोट पे लेने की कोशिश कर रहा था, मेरे को वही लग रहा था कि इतना बड़ा कपड़ा है तो कोई साइन नहीं करेगा, तो इसलिए मैं नोटबुक लेके आया, तो फिर तब वो साइन हुई।